नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। पहले भाग में हमने आपको बताया बाबर के समरकंद युद्ध की कहानी और शैबानी संग उसकी लड़ाई के बारे में, और उसके बाद बाबर भारत की ओर रुख करता है और इब्राहिम लोदी से उसकी लड़ाई होती है। आज के इस विश्लेषण में हम आपको बाबर की क्रूरता के किस्से सुनाएंगे। बाबर मंगोल योद्धा चंगेज खान और तैमूर लंग का वंशज था। चंगेज खान और तैमूर लंग के नक्शे कदम पर चलते हुए बाबर दुनिया के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। यह इच्छा उसे भारत खींच लाई। वर्ष 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर बाबर ने दिल्ली पर कब्जा जमा लिया। इस जीत में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अयोध्या विवाद में हिंदू पक्ष का यह मानना है कि वर्ष 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मौजूद मंदिर को तोड़ डाला और वहां बाबर के नाम पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर का व्यक्तित्व किस तरह का था और वो भारत के बारे में क्या सोचता था, भारत के नागरिकों के बारे में बाबर के विचार क्या थे, इस बारे में कई ऐतिहासिक किताबों में लिखा गया है। लेकिन अगर आप स्कूलों में पढ़ाई जा रही इतिहास की किताबों का अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बाबर में सिर्फ एक ही कमी थी कि उसने भारत पर हमला किया। हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवियों और वामपंथी इतिहासकारों ने यह प्रचारित किया कि बाबर एक महान व्यक्ति था। अयोध्या विवाद की वजह से बाबर की छवि खराब कर दी गई। हमारे देश के कई विद्वानों और कुछ पेज 3 सेलिब्रिटी ने यह भी कहा कि मुगल साम्राज्य में भारत का बहुत विकास हुआ। बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसे अपना सल्तनत चलाने के लिए शहर की दौलत चाहिए थी। उसके बिना वो अपनी सल्तनत नहीं चला सकता था। बाबर को जल्द ही पता लग गया कि दिल्ली के पास काफी दौलत है जिसमें वो कई जंग लड़ सकता है। उसे तोहफे में मिला था कोहिनूर हीरा, जो करीब 180 कैरेट का था। उस वक्त उसकी इतनी कीमत थी कि उसे बेचकर पूरी दुनिया को 2.5 दिनों तक खाना खिलाया जा सकता था। दिल्ली पर कब्जा के बाद बाबर ने खूब लूट मचाई और भारत से लेकर काबुल तक सोने चांदी लुटाए। आखिर 3 शताब्दियों तक चलने वाले तुर्क अफगानी सुल्तानों के सल्तनत को समाप्त कर बाबर ने अपनी बादशाहत कायम की थी। जब भी मुगल बादशाह कोई नया इलाका जीतते थे, वहां सबसे पहले बाग ही बनाते थे। पानीपत की जीत से 2 साल के अंदर बाबर ने कई और राज्यों पर जीत हासिल की, पर हिंदुस्तान की गर्मी से परेशान उसकी सेना अपना साजो सामान लेकर अपने वतन वापस लौटना चाहती थी। मगर बाबर के दिल में कुछ और ही था। उसने मध्य भारत में मजबूती से अपने पैर जमा लिए थे, जिसके पश्चिम में काबुल था तो पूर्व में बिहार और दक्षिण में हिमालय की तलहटी से लेकर ग्वालियर तक उसका राज था। बाबर की कट्टर और क्रूर सोच थी। उसने अपने पहले आक्रमण में ही बाजौर से सीधे साधे 3000 से भी अधिक निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। यहाँ तक कहा जाता है कि उसने युद्ध के दौरान एक पुश्ते पर आदमियों के सिरों को काटकर उसका स्तंभ बना दिया था। यह नरसंहार उसने भेड़ा पर आक्रमण करने के भी किए थे। बाबर द्वारा किया गया तीसरा, चौथा व 5वां आक्रमण सैयदपुर, लाहौर तथा पानीपत पर किया गया था, जिसमें उसने किसी के बारे में नहीं सोचा। उसके रास्ते में बूढ़े, बच्चे और औरतें, जो कोई भी आया वह उन्हें काटता रहा। वह किसी भी कीमत पर अपने साथ ज्यादा से ज्यादा धन लूट कर ले जाना चाहता था। बाबर ने अपने विजय पत्र में अपने को मूर्तियों की नींव का खंडन करने वाला बताया। इस भयंकर संघर्ष से बाबर को गाजी की उपाधि प्राप्त हुई। गाजी उसे कहा जाता है जो काफिरों का कत्ल करे। बाबर ने अमानुष ढंग से तथा क्रूरता पूर्वक हिंदुओं का नरसंहार ही नहीं किया, बल्कि अनेक हिंदू मंदिरों को भी नष्ट किया। इतिहासकारों के अनुसार 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। बाबर एक तुर्क था। उसने बर्बर तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम कर अपनी सत्ता कायम की थी। मंदिर तोड़ते वक्त 10,000 से ज्यादा हिंदू उसकी रक्षा में शहीद हो गए थे। बाबर पहला मुगल बादशाह बना और उसने अपने यहाँ राजवंश की स्थापना की, मगर वो ज्यादा समय तक अपनी कामयाबी का मजा नहीं ले पाया। सन 1530 में सिर्फ 47 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। बाबर और राणा सांगा के बीच वर्चस्व की लड़ाई। अपने शासनकाल में राणा दिल्ली, मालवा और गुजरात पर चढ़ाई कर चुके थे। माना जाता है कि इस दौर में भारत में कोई ऐसा शासक नहीं था जो राणा सांगा से युद्ध में लोहा ले सके। दिल्ली में बाबर का काबिज होना राणा सांगा के लिए एक बुरा संकेत था। राणा सांगा ने बाबर को खदेड़ने की ठानी। 17 मार्च 1527 में ई खानवा में दोनों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा मारवाड़, अंबर, ग्वालियर, अजमेर, हसन खां मेवाती, बसीन चंदेरी एवं इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के साथ संयुक्त मोर्चे के साथ डटे रहे। उधर बाबर सांगा के साथियों में फूट डालकर और गोला बारूद का जमकर इस्तेमाल कर लड़ाई का रुख अपने पक्ष में मोड़ दिया और युद्ध को जीत लिया। यह जीत बाबर के लिए बहुत अहम थी, क्योंकि उसने उत्तर भारत के एक वीर शासक को हराया। बाबर की खूनी कविता।
हमारे देश में बहुत से शायर हैं जो बाबर के बहुत बड़े प्रशंसक भी हैं। बाबर के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो बहुत बड़ा कवि और शायर था। डॉक्टर अहमद सईद की किताब नो योर इंडिया टर्न ए न्यू पेज टू राइट नेशनलिज्म के पेज पर लिखा गया है कि इस्लाम के लिए मैं भटकता रहा हूँ, मैं काफिरों और हिंदुओं से लड़ता रहा हूँ, मैं शहीद बनने के लिए दृढ़ संकल्प हूँ। हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, मैं गैर मुसलमानों का हत्यारा बन गया। दीपक बसु और विक्टोरिया ने भी अपनी किताब इंडिया इज एन ऑर्गेनाइजेशन में बाबर की लिखी इन कविताओं का जिक्र किया। इन कविताओं से यह साफ प्रतीत होता है कि बाबर कवि तो था, लेकिन उसकी कलम में स्याही नहीं बल्कि खून भरा हुआ था। वो अपने स्वार्थ के लिए धर्म का इस्तेमाल करता रहा और लोगों की हत्या करना उसके लिए एक मनोरंजन था। भारत के लोगों को लेकर बाबर की सोच। एनेट वेब्रिज नाम की एक महिला लेखक ने 1922 में बाबरनामा का अनुवाद किया था, जिसमें हिंदुस्तान के बारे में बाबर ने लिखा कि भारत के लोग दिखने में अच्छे नहीं हैं, न तो यहाँ के लोग बुद्धिमान हैं और न ही यहाँ के लोगों में क्षमता है। ये लोग सभ्य भी नहीं हैं, यहाँ तक अच्छे घोड़े नहीं हैं, यहाँ अच्छे कुत्ते नहीं हैं, यहाँ मीठे अंगूर और खरबूज नहीं हैं, न तो सिर्फ बर्फ है और न ठंडा पानी, बाजार में खाने के लिए अच्छा भोजन तक नहीं है। बाबरनामा की इन बातों से साफ है कि बाबर को हिंदुस्तान से कोई लगाव नहीं था। आगरा के इस बाग में दफनाया गया था शव। बाबर ने इच्छा जताई थी कि उसे हिंदुस्तान में मरने के बाद न दफनाया जाए। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। आगरा में यमुना नदी के किनारे पहले बाग रामबाग के साथ ही बाबर ने एक और बागे जार अफसान बनवाया था। यह अब चौड़बुर्जी के नाम से चर्चित है। इस बाग में मुगल बादशाह बाबर को 1530 में मृत्यु के बाद अस्थायी तौर पर दफन किया गया। 6 माह के दफन के बाद शव को निकालकर काबुल ले जाकर दफनाया गया। बाबर के इस चार बाग में अब बगीचा तो बचा नहीं, लेकिन यह इमारत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संरक्षित कर लिया है। भारत में मुगल शासन को कई लोग गोल्डन पीरियड बताते हैं। कई लेखक तो उनके गुणगान करते नहीं थकते। कई लोगों का कहना है कि अगर मुगल ना होते तो हिंदुस्तान में लाल किला, ताजमहल जैसी कोई इमारतें ही नहीं होती। लेकिन ताजमहल ना भी होता तो अजंता एलोरा की गुफाएं, सांचे का स्तूप, खजुराहो के मंदिर, दक्षिण की मूर्ति कला मौजूद होती, शेरशाह सूरी का ग्रैंड ट्रंक रोड और मकबरा होता, गोल गुंबद होता, उड़ीसा के मंदिर होते। तो आज हमने बाबर के मुगल वंश की नींव रखने और भारत में उसकी क्रूरता मचाए जाने की कहानी आपको बताई। आज के लिए दे इजाजत। ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।